आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशन एंड नेशनलिज्म। तो नेशन का कंसेप्ट क्या है और नेशनलिज्म क्या होता है और ये आया कहाँ से ये कंसेप्ट्स, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये कंसेप्ट के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि जो हमारा नेशनल स्ट्रगल हुआ था या आगे जो हिस्ट्री थी हमारी मॉडर्न इंडिया की, वो किस तरह से आगे फॉर्म लेती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशन आप किसको बोलते हैं और ये कंसेप्ट आया कहाँ से। क्या जो आप आज के टाइम में जो इंडिया नेशन है वो क्या हमेशा से ही इंडिया नेशन था या ये बाद में डेवलप हुआ है, और अगर ये इंडिया नेशन है, हम इंडिया का नेशन बोलते हैं, तो ये किस बेसिस पे इंडिया को हम नेशन बोलते हैं, किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ ए नेशन। और जो नेशनलिज़म की फीलिंग है वो क्या है। जैसे आप अगर इंडिया का फ्लैग देखते होंगे तो आपके मन में जो फीलिंग आती है उसी को नेशनलिज़म की फीलिंग बोलते हैं। देश के लिए कुछ कर मिटने की जो फीलिंग होती है वही नेशनलिज़म फीलिंग है। लेकिन ये फीलिंग क्या हमेशा से इंडिया के लोगों में थी, या जो यहाँ पे रहते थे, जो एंशिएंट इंडिया में रहते थे लोग, क्या ये फीलिंग हमेशा से उनके मन में थी? क्या उनको नेशन का कंसेप्ट पता भी था? तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ए नेशन। तो आपको पता होगा जैसे कि एंशिएंट इंडिया में, जैसे कि आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया में बहुत छोटे छोटे रीजनल स्मॉल किंगडम्स थे जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करते थे। ये लोग हमेशा ही वॉर पे रहते थे, या फिर ये जो इनकी जो ये कन्फाइंड थे अपने एक स्मॉल एरिया में। तो पहले ट्राइब्स थे, फिर धीरे धीरे विलेजेस में कन्वर्ट हुए। तो विलेजेस में भी इनका जो ये अपने आप को जिससे रिलेट करते थे वो इनके विलेज के रेजिडेंट हो सकते हैं, गांव वाले हो सकते हैं कि ये हमारा गांव है, ये पास का गांव है। तो पास वाले गांव से इनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। ऐसे ही जब बड़े बड़े प्रोविंस हुए तो एक प्रोविंस की दूसरे प्रोविंस से, आपने देखा ही है इंडिया की हिस्ट्री में कि एक प्रोविंस की दूसरे प्रोविंस से लड़ाई होती है, लूट मार होती थी। एक प्रोविंस मराठा बंगाल प्रोविंस अलग है, मराठा प्रोविंस अलग है, एक ने दूसरे पे अटैक किया, उनके रिसोर्सेज लूट लिए, उनके लोगों को मार दिया। तो इसका मतलब हमेशा से तो नेशन का कंसेप्ट नहीं था। तो ये नेशन का कंसेप्ट कहाँ पे आया, और ये क्या सिर्फ इंडिया में आया? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेशन का कंसेप्ट वर्ल्ड में कहीं पे भी प्रीवियस एंशिएंट सोसाइटीज़ में कहीं पे भी नहीं था, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। सब जगह आपको जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब धीरे धीरे करके ह्यूमन सिविलाइज सोसाइटी में आए, तो तब एक जगह उन्होंने सेटल डाउन करना स्टार्ट किया। और सेटल डाउन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने इनिशियली जो किया वो स्मॉल स्पेस में किया, जैसे स्मॉल कम्युनिटी हो गई, फिर आपका स्मॉल रीजन हो गया, और धीरे धीरे कई सारे जैसे 2-3 रीजन्स है वो कंबाइंड होकर आपके एक लार्ज कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए, लार्ज उसमें कन्वर्ट हो गए, लार्ज स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो इसी तरह से जो ये सेटलमेंट है या हुई है वो सब जगह पे सेम ही तरीके से हुई है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में और बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि नेशनलिज्म जो है वो ग्लोबल फिनोमिना है, इट इज़ नॉट ए लोकल फिनोमिना, इट इज़ नॉट इवन ए इंडियन फिनोमिना। तो ग्लोबल फिनोमिना का क्या मतलब है? ग्लोबल फिनोमिना का मतलब है कि जो नेशन का कंसेप्ट है ये ना सिर्फ एशिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में आया, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक साथ ही आया। और ये जो पीरियड है ये सब जगह पे लगभग इसी पीरियड के अराउंड कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ। इसी पीरियड के अराउंड लोग अपने नेशन को, अपने आप को नेशन के साथ आइडेंटिफाई करने लगे। तो ये जो पीरियड है ये आपका 18th to 20th सेंचुरी में है। तो अब ये नेक्स्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन आपका होगा वो ये होगा कि ये जो नेशन है ये फिर अचानक से 18th to 20th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये नेशन का कंसेप्ट आया। तो इसके लिए आपको नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो इस नेशन स्टडी करने से पहले हम एक बार देखेंगे कि नेशनलिज्म के किस तरह से डेवलप हुआ या नेशनलिज्म होता क्या है। तो जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि धीरे धीरे जैसे ही सेटलमेंट स्टार्ट हुई या सिविलाइजेशन की तरफ हम आगे रोड मैप पे बढ़े,
तो क्या हुआ कि सब जगह पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज़ थी, वो धीरे धीरे हो गई स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कम्युनिटीज़। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज़ आपका कोई भी रीजन है, सपोज़ आपका पंजाब रीजन है, तो पंजाब में आपके बहुत सारे विलेजेस हैं, दिस इज़ विलेज 1, दिस इज़ विलेज 2, दिस इज़ विलेज 3। यहाँ के सारे लोग विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 के लोग एक दूसरे के साथ फैमिलियर नहीं है। मतलब विलेज 1 के लोग, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया है, तो यहाँ के लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फॉर द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो फॉर द अदर सोशल इंटरेक्शंस। ये इनकी जो सोशल इंटरेक्शंस है ये आपस में ही होती है। सिमिलरली जो विलेज 2 के लोग हैं ये आपस में ही इंटरेक्शंस इनकी है। इन सेम वे जो विलेज 3 के लोग हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ फेमिलियर है, इनकी जो कम्युनिटी है आपस में बहुत फेमिलियर कम्युनिटी है। आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ फेमिलियर है, तो दिस इज़ फेमिलियर कम्युनिटीज़। लेकिन जैसे जैसे नीड्स बढ़ी, डेवलपमेंट और हुई, तो विलेज 1 विलेज 2 में मर्ज कर गई, विलेज 3 विलेज 2 में मर्ज कर गई। तो ये वाली जो कम्युनिटी है अब ये एक सिंगल जो है विलेज बन गया, एक सिंगल लार्ज विलेज बन गया, या यू कोड से प्रोविंस बन गया, स्मॉल प्रोविंस बन गया, या स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बन गई। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग। सो फिर क्या हुआ कि अब क्योंकि नंबर यहाँ पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पीपल आर मोर, तो नंबर ऑफ़ पीपल आर मोर, तो सब लोगों से फेमिलियर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो भी नहीं पाएगा रियलिस्टिक सिनेरियो में। अगर आप देखो तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर लोग एक दूसरे को जानते हो। ये लोग अपने आसपास के लोगों को ही जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं जानते हैं। पर फिर भी इनका जो आइडेंटिफिकेशन है, ये अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग इस रीजन के रेजिडेंट हैं। तो ये क्या हुई, मतलब ये कम्युनिटी अभी भी है, बट ये क्या है, ये इमेजिन्ड कम्युनिटी है। इमेजिन्ड कम्युनिटी का मतलब है कि ये अनफेमिलियर कम्युनिटी है, इसमें सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से फेमिलियर नहीं है, बट फिर भी अपने आप को इसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको आप बोलोगे कि अनफेमिलियर कम्युनिटी। एंड एनोनिमिटी मतलब कि आप एक दूसरे को से फेमिलियर नहीं हो, आप परिचित नहीं हो, आपको पता है, लेकिन अगर आपसे ये इसी का एक पर्सन आपका एक दूसरे पर्सन से पूछेगा कि आप किस में बिलोंग करते हो, तो ही वुड से दैट प्रोविंस 1। तो आपको पता है कि ठीक है, ये भी प्रोविंस 1 का है, मैं भी प्रोविंस 1 का हूँ। तो इससे आपकी ये जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है कि ये एक डेवलप हो गई है। तो इसी इमेजिन्ड कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है ये समझने में इस कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को बहुत हेल्प करेगा। अब धीरे धीरे जैसे ये वाला जो नंबर है ये और लार्ज होता गया, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कम्युनिटीज़, इट बिकेम मोर एंड मोर लार्ज इन साइज़, इन नंबर। तो फिर क्या हुआ, अब इन सब लोगों ने बोला, अब सपोज़ ये प्रोविंसेस सारी मिलके एक स्टेट बन गई। तो इन स्टेट के सब लोगों ने बोला कि हमें हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट है। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का क्या मीनिंग है कि हम लोग सपोज़ ये XYZ स्टेट है, सॉरी। तो अब इसके जितने भी रेजिडेंट हैं यहाँ पे, जितने भी रेजिडेंट है, ये जो रेजिडेंट का नंबर है ये आपका हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, बट ये सब लोग अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस रेजिडेंट स्टेट से, कि हम जो रेजिडेंट हैं हम इस स्टेट के रेजिडेंट हैं। तो इसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन है ये इसकी एक स्टेट से हो गई है अब लोगों की। और इमेजिन कम्युनिटी तो है ही, बट अब इमेजिन कम्युनिटी से ऊपर चल के आपका एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट आ गया है। अब ये क्या है, अब ये तो एकदम नोवेल सिचुएशन है। इससे पहले तो कभी आपकी हिस्ट्री में हुआ नहीं ऐसे कि एक आपने अपने आप को कभी किसी स्टेट से आइडेंटिफाई किया हो, या इतने लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल ने एक स्टेट से आइडेंटिफाई किया हो कि ये हमारा खुद का स्टेट है। तो ठीक है, आपके विलेज में, आपके गांव में 4-5 लोग हैं जिनसे आप पहले फेमिलियर थे, क्योंकि आप उनसे फेमिलियर थे, आप उनसे मिलते थे, आप उनसे बातें करते थे, तो इसलिए आपके अंदर वो फेमिलियरिटी थी। और आप दूसरे भी जो बगल का जो भी विलेज है उसके साथ भी आप फेमिलियर नहीं थे, तो आप आपस में आपकी लड़ाइयाँ भी होती थी क्योंकि आप उन लोगों से फेमिलियर नहीं थे। आपका कोई भी उनसे कोई किसी भी तरह का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कोई भी इंटरेक्शन भी नहीं था। बट अब क्या हुआ, अब ये तो बहुत नोवेल कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है और इसमें अब जो फीलिंग है, अब इन रेजिडेंट्स के अंदर जो फीलिंग है स्टेट के लेके, ये हमारा स्टेट है, इसी जो फीलिंग को, इसको हम बोलेंगे नेशनलिज्म।
तो नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरिस्ट है अर्नस्ट गेल्डर, उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। तो इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इनका बोलना है कि नेशनलिज्म इज़ प्राइमरीली ए पॉलिटिकल प्रिंसिपल which holds that the political and national unit should be congruent. Nationalism as a sentiment or as a movement can best be defined in terms of this principle. Nationalist sentiment is the feeling of anger aroused by the violation of its principle or the feeling of satisfaction aroused by its fulfillment. A nationalist movement is one actuated by sentiment of this kind. तो इनका कहना था कि नेशनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, मतलब वो एक सेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल से डिफाइन होता है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेशनलिज्म वो सेंटीमेंट है कि आपको आपके नेशन के फेवर में कुछ हो रहा है तो आपको उससे बहुत खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर आपको आपका वो नेशन किसी भी तरीके से किसी भी अटैक पे है या वहाँ पे कुछ भी आपको लग रहा है कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट है या इंटरनल थ्रेट है नेशन के लिए, तो आपको उसमें फीलिंग ऑफ एंगर आएगा, मतलब आपको गुस्सा आएगा। तो इससे इन्होंने नेशन को डिफ़ाइन किया, जो कि ये काफ़ी हद तक इसने जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। बट इसमें जो आप एक चीज़ देखो कि एक इन्होंने जो बोला है कि पॉलिटिकल एंड नेशनल यूनिट के अंडर जो भी फीलिंग है वो नेशनलिज्म है। इसका मतलब सपोज़ आप इंडिया के अंदर अभी हैं, आपका इंडिया का मैप है, इंडिया के अंदर आप अभी हैं, तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। बट अगर आप कल को आप सपोज़ आप कहीं और चले गए, सपोज़ आप अमेरिका चले गए, तो क्या आपकी वो नेशनलिज्म की फीलिंग है? क्योंकि अब तो आप वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल से डिफाइन नहीं है ना, आप उस यूनिट के अंदर हैं, तो अब क्या आपकी जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो नहीं है आपके अंदर, बट अभी भी है आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग। तो इस डेफिनेशन से तो ये जो फीलिंग है, अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इसके लिए फिर और कंसेप्ट्स और थ्योरीज आई, जिसमें ये बोला कि जो विल है आपकी, तो इनमें बोला क्या कि जो नेशन और नेशन स्टेट है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसके लिए आपका क्या होना ज़रूरी है। ये एक दूसरे थ्योरिस्ट थी, इन्होंने बोला, अर्नस्ट रेनन, इन्होंने बोला कि आपकी विल होनी चाहिए, आपके अंदर विल होनी चाहिए कि आप एक नेशन का एक पार्ट कहलाओ, वो आपकी खुद की विल है और आपकी वो मेमोरी है कि आप हमेशा से इस नेशन का पार्ट हैं। और कॉन्शियसनेस मतलब आप वॉलंटरली आपके अंदर की जो फीलिंग है वो उससे आप अपने आप को इस नेशन के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, नॉट ओनली बाय द पॉलिटिकल बाउंड्री। और ये सब क्या ये परमानेंट है? ये परमानेंट भी हो सकता है, ये टेम्प्रेरी भी हो सकता है, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। एंड इज़ दिस नेचुरल? नेचुरल का मतलब है कि क्या नेशंस हमेशा मतलब नेचुरल फॉर्म होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि नेचुरल फॉर्म होते हैं का मतलब है कि सपोज़ आपका ये वाला बाउंड्री है और आपके यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे आपका ओशन है और ये आपका एक आइसोलेटेड जगह है, तो क्या ये पूरा नेशन हो गया? और जो कि आइसोलेटेड जगह नहीं है तो वो क्या नेशन नहीं हुई? तो ये तो इस तरह से तो नेशन डिफाइन नहीं होता है। हमें ये हमको पता है कि नेशंस जो है वो नेचुरल बाउंड्री से तो फॉर्म नहीं होते हैं। नेशंस के लिए, नेशन बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? जैसे अगर आप इंडिया या पाकिस्तान का ही एग्जांपल ले लो, इंडिया एंड पाकिस्तान तो एकदम जुड़े हुए हैं, पहले एक पूरे अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट भी था पाकिस्तान, तो बट अब इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग नेशंस हैं। तो वो क्या, क्यों अलग अलग नेशंस हैं? क्या उनकी बाउंड्रीज जुड़ी हुई नहीं है? बाउंड्रीज तो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। तो फिर क्या डिफरेंस हो गया? डिफरेंस हो गया विल का, विल ऑफ द पीपल एंड मेमोरी ऑफ द पीपल। विल और कल्चर और कॉन्शियसनेस, ये आपका डिफाइन करेंगे कि आपका क्या नेशन है या आप किस पार्ट को किस नेशन का पार्ट आप बनना चाहते हैं या कौन सी बाउंड्री आप डिफाइन करते हैं अपने नेशन बनाने में। तो इसी के साथ हमें ये जोसेफ स्टैलिन का हमें डेफिनेशन हम देखते हैं कि नेशन इज़ ए हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड। नेशन को बनाने में हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में जो जितने भी डेवलपमेंट है उसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कोई भी नेशन बनता है, तो हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल formed on the basis of a common language territory, economic life and psychological makeup manifested in a common culture। अब जोसेफ स्टैलिन के अकॉर्डिंग जो नेशन है उसके क्या क्राइटेरिया है? उसके क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए,
टेरिटरी होनी चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ होनी चाहिए और साइकोलॉजिकल मेकअप होना चाहिए। मतलब आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि आप उसी कल्चर का पार्ट हैं। बट इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंक्लूसिव है। इन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक नेशन की डेफिनेशन देने की कोशिश करी है। बट आपको पता है कि कॉमन लैंग्वेज एक नेशन की हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। टेक अगेन द एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ एन नेशन ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स इकोनॉमिक लाइफ, इवन डाइवर्स रिलीजन्स हैं हमारे नेशन में। तो ये वाली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ फिट नहीं होती है। और यू कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री ऑल्सो, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है, बट इट इज़ नॉट ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ नेशन। तो फिर इसमें अब जो मिसिंग इंग्रेडिएंट है वो क्या है? अब इस जो डेफिनेशन है इसमें मिस क्या हो रहा है? इसमें जो आपका मिस हो रहा है वो आपकी हो रही है विल, कि आपकी इच्छा है या नहीं आपको उस नेशन का पार्ट आप अपने आप को कहलवाने की, एंड अगेन आपकी कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। तो ये वाले जो सब्जेक्टिव फीचर्स है ये आपका इसमें मिसिंग है। और ऑल्सो द आइडियोलॉजिकल फीचर्स इसके बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली। आइडियोलॉजिकल फीचर्स का मतलब है कि आपके अंदर, आपको उस नेशन को देख के आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है या नहीं। जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि जब आप इंडिया के फ्लैग को देखेंगे तो आपके अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप इंडिया को अपना नेशन मानते हैं, आप नेशनल हैं। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, आपके अंदर नहीं फीलिंग आती, तो आप इंडिया को अपना नेशन नहीं मानते। मे बी आप किसी और देश को अपना नेशन मानते हैं, किसी और देश के लिए आपके अंदर वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है। जैसे कि कुछ लोग इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं बाहर रहने, तो फिर भी वो उनके अंदर इंडिया के लिए अपनी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो रहती है। और कुछ लोग हैं जो चले जाते हैं तो उनकी वो फीलिंग भी चली जाती है। तो ये क्या है? ये आइडियोलॉजी है, ये आपकी आइडियोलॉजी है, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की आपके आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजी है। और ऑब्जेक्टिव फीचर्स तो हमने देख ही लिए कि हिस्टोरिक आपकी कंटिन्यूटी है, आपकी कॉमन टेरिटरी है, इकोनॉमिक लाइफ है, लैंग्वेज है, कल्चर है। तो जो एक नेशन है वो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिलके बनता है, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका आइडियोलॉजिकल फीचर्स। अब आपको, आई होप आपको ये नेशनलिज्म और नेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इसकी थ्योरीज़ देखेंगे कि अलग अलग थ्योरिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज़ दी हैं नेशनलिज्म के ऊपर। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच।